दोस्तों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की, स्वर्गीय सतीश पंडित जी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे राज किया और इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों पे राज करते हैं। एक ऐसी महान शख्सियत, आज उनके बारे में हम समझेंगे, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में समझेंगे, वो कितना घंटा काम करते थे और किस तरीके से करते थे। आइए आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। विशिंग हैप्पी बर्थडे टू लेजेंड सतीश पंडित जी। पंडित जी एक बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। आइए हम उनका सफर आज देखते हैं। और ये जो कार्यक्रम हुआ था, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एजुकेशन, उनका जन्मदिन 10 दिसंबर को होता है और उसे एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और सतीश पंडित जी ने डायरेक्ट सेलिंग की लीडिंग कंपनी, नंबर वन कंपनी आरसी में कुछ समय काम किया है। और वो जो कुछ समय उन्होंने मेहनत की है, जो काम किया है, आज लोग याद करते हैं। तो आइए हम उनके सफर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सतीश पंडित जी ने कैसे रॉयल्टी अचीव की। उन्होंने केवल 90 दिनों में रॉयल्टी अचीव की। रॉयल्टी लेवल एक बहुत बड़ा लेवल होता है दोस्तों। और उन्होंने रूबी का जो लेवल है वो 2 साल और 10 महीने, सिर्फ 2 साल 10 महीने उन्होंने आरसीएम में काम किया। और रूबी एक बहुत बड़ा लेवल होता है, उसको अचीव किया। तो किस तरह से उन्होंने अचीव किया। सतीश पंडित जी कहा करते थे कि प्यार से भरा एक दिल अकल से भरे 100 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। पंडित पंडित जी जो भी बात करते थे दिल से करते थे और दिल की बात दिल तक पहुंचती थी। वह फास्टेस्ट अचीवर कैसे बने, क्या आप भी बनना चाहते हैं? अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। जो आप कर रहे हैं क्या वो आपको फास्टेस्ट अचीवर बनाएगा या स्लो अचीवर बनाएगा, या आपको आरसी मिशन से बाहर का रास्ता दिखाएगा? उठते समय कुछ क्वेश्चन पूछिए। डेली 6 बेसिक्स के बारे में सोचिए। काम कल पर टालने की इच्छा हो तब सोचिए। रात को सोते समय सोचिए, क्या आपने आज का दिन फास्टेस्ट अचीवर के रूप में मनाया? सतीश पंडित जी ने आरसीएम ज्वाइन करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, 2 बड़ी मीटिंग सेमिनार अटेंड किए। जब उन्होंने एक फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे अब आरसीएम ही करना है, तो क्लोज्ड ऑल डोर्स। उन्होंने जो भी जिन बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, सतीश पंडित जी एक राइटर भी थे, एक पेपर के लिए लिखते भी थे, रिपोर्टिंग करते थे। तो जब उन्होंने ये डिसीजन लिया तो उन्होंने सारे अदर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया। सारे जहाज जला दिए सिकंदर की तरह। जैसे सिकंदर जब किसी देश पे आक्रमण किया करता था तो वहां के सारे पुल जहाज सब कुछ जला देता ताकि पीछे का कोई चांस ना बचे। तो इसी तरह से सतीश पंडित जी ने भी वो सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो एक्टिविटीज थी, जो वो काम करते थे, उनको हटा करके सारा फोकस आरसीएम पे किया। और तीसरा उन्होंने जो बड़ा काम किया, 100% प्रोडक्ट यूजर स्टार्टेड फ्रॉम डे वन। पहले ही दिन से उन्होंने निर्णय लिया कि वो 100% प्रोडक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद उस समय, ये 2002 से 2005 के बीच की बात है, उस समय आरसी में शेविंग क्रीम नहीं होती थी। तो सतीश पंडित जी बाथ यूज को एज ए शेविंग क्रीम भी उन्होंने यूज किया। ये उनकी डिटर्मिनेशन दिखाता है, उनका दृढ़ संकल्प दिखाता है। और वो बहुत क्रिएटिव माइंड थे। वो आरसीएम के कपड़ों को उन्होंने एक कश्मीरी कुर्ती के रूप में डिजाइन कर लिया। उनका माइंड हमेशा काम करता रहता था दोस्तों। आरसीएम के प्रति अगाध श्रद्धा, उनकी आरसीएम के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वो आरसीएम को एक भगवान का दिया हुआ वरदान मानते थे। एक बार एक छोटा सा किस्सा है कि एक व्यक्ति ने उनको चप्पल को रखने के लिए एक आरसीएम का बैग दिया। पंडित जी ने उसको लेने से मना कर दिया, अपने सर पे लगाया। और उन्होंने उस बैग में चप्पल नहीं डाली, उन्होंने अलग से डाली, क्योंकि वो आरसीएम की हर चीज को बहुत भाव था, उनकी अगाध श्रद्धा थी। पंडित जी का ये मानना था कि 3 जोड़ी कपड़े से शुरू होने वाला यह सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक ले जा सकता है। उस समय आरसी में 3 जोड़ी कपड़े हुआ करती थी। और पंडित जी का उस समय विश्वास था
2002 से 2005 के बीच में कि आज ये जो आप 3 जोड़ी कपड़े पहन रहे हैं, ये एक दिन आपको राष्ट्रपति भवन तक लेके जा सकता है। और उनकी वो बातें आज दिखाई दे रही है, जब आज डायरेक्ट सेलिंग के नियम कानून आ चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी है और बहुत फेवरेबल कंडीशन में आ चुका है। उस समय फेवरेबल कंडीशंस थी, लोग मानते नहीं थे, लोग जानते नहीं थे, लोग विरोध करते थे। तो उस समय भी उनका ये मानना था, पैसा तो कांटे पे लगा हुआ चारा है, काम तो आपसे देश निर्माण का करवाना है। देखिए, उस समय उनकी सोच में आरसीएम जैसा मिशन देश निर्माण के लिए उनकी मान्यता थी और आज वही चीजें सिद्ध हो रही है। भारत में आम आदमी के लिए आरसीएम से बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। आरसीएम आवाम का काम है दोस्तों, ये आम आदमी का काम है। आप जो साथी इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप आइए इस मिशन में जुड़िए। और ये मिशन मिशन बहुत बड़ा मिशन है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। पंडित जी का मानना था, वो होम मीटिंग में बड़ा विश्वास करते थे। उन्होंने हाई स्पीड एक टेप में इसका वर्णन भी किया है। एवरीथिंग, मतलब आप दिन भर कुछ भी करें, एवरी इनिंग यू मस्ट बी इन होम मीटिंग। आप दिन भर कुछ भी करें, फील्ड करें, कुछ भी करें, लेकिन शाम को आपको किसी ना किसी के घर में होम मीटिंग के रूप में होना चाहिए, ये उनका मानना था। वर्क एज आईबीओ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। पंडित जी का ये मानना था कि आपको बहुत जल्दी इस आरसी मिशन में आना है, इसको सीखना है और इंडिपेंडेंट काम करना है आपको। पंडित जी ने केवल अपलाइन का 90 दिन तक ही साथ लिया, उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दिया। और आज भी 10 साल के बाद भी लोग अपलाइन अपलाइन चलाते हैं। तो हमें पंडित जी की एजुकेशन का फायदा उठा करके, उनकी सोच का फायदा उठा करके ये अपलाइन को चिल्लाने से बाहर निकलना है। पंडित जी हर मीटिंग में नए प्रोस्पेक्ट को बुलाते थे। टेक्निकल अचीवर होने के बाद भी उनका हमेशा रहता था नए नए लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहना और बहुत खुश होकर के लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से आमंत्रित करते थे। उनका ये भी मानना था कि आप मल्टी लेग पे काम कर सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी लेवल के बाद आप थर्ड लेग को खोल सकते हैं, लेकिन आप उसको सेल्फ मेंटेन करने की जिम्मेवारी लेते हैं। तो अगर आप अपनी अपलाइनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो कभी भी ना तो ये मिशन कामयाब हो पाएगा, आपको इंडिपेंडेंट काम करना होगा। इस थर्ड लेग के बारे में या मल्टीपल लेग के बारे में सर की टेप पे थर्ड आई, इसमें काफी डिटेल में बातचीत की गई है। शीश पंडित जी ने वीकली मीटिंग, इस तरह के आरसी में सिस्टम डेवलप किए, जैसे होम मीटिंग, वीकली मीटिंग। तो वो वीकली मीटिंग कुरुक्षेत्र में नीलकंठ यात्री निवास में किया करते थे, चंडीगढ़ में होटल दिव्यादीप और देहरादून में प्रेस क्लब एक्सेट्रा। इस तरह के उनके कुछ वेन्यू रहते थे जहां वो वीकली मीटिंग किया करते थे। और फोकस्ड ऑन मीटिंग, उनका मीटिंग सेमिनार के ऊपर बड़ा फोकस रहता था, जैसे कैथल पानीपत सेमिनार बाई बीसी सर, तालकटोरा स्टेडियम मुकेश कोठारी सर। इस तरह के जो बड़े प्रोग्राम रहते थे उनका बड़ा फोकस रहता था और वो हर बड़े प्रोग्राम सेमिनार मीटिंग में पहुंचा करते थे। मनाली एलडीपी बाई प्रमोद बत्रा, ग्रुप डीटीडब्ल्यू इन मसूरी एंड धर्मशाला। और शुरुआती 7 दिन में इसका जिक्र है, आप शुरुआती 7 दिन टेप को जरूर सुने उनकी। उनका मानना था कि काम ही पूजा है, वो कर्म पे विश्वास करते थे और वो प्रतिदिन डेली 16 से 18 घंटे काम उनकी वर्किंग होती थी। 16 से 18 घंटे दोस्तों, लगभग महीने में 25 दिन वो उनकी वर्किंग रहती थी, वो घर से दूर रहते थे 25 दिन। और वो ट्रेवल बाय बस, ट्रेन, ट्रक, प्रेस व्हीकल एक्सेट्रा। वो बस का सहारा लेते थे, बस से ट्रेवलिंग करते थे, ट्रक से भी करते थे जहां उनको लिफ्ट मिलती थी। उनका पैशन देखिए दोस्तों। और अधिकतर वो जो प्रेस की गाड़ियां होती है, अखबार लेकर के जाती थी, उनका वो बहुत यूज करते थे। 2002 से 2005 की बात कर रहे हैं, उस समय का उनका विजन, उस समय की उनकी कार्य प्रणाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बेस्ट डाउनलाइन। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर उनके अपलाइन थे। वत्स सर एक महा आरसीएम के डायमंड हैं और चैडविक सुरेंद्र वत्स
एक बहुत शानदार उनका चैनल है, आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारे दिग्गज को वो एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए हैं, और ये डॉक्टर सुरेंद्र सर की महानता है। जब भी पंडित जी कहीं बाहर या स्पॉन्सरिंग के बारे में बात करनी चाहते थे, तो वो व्हाट्सएप से बातचीत करके डिस्कस करके इस व्यक्ति को कहाँ स्पॉन्सर किया जाए। जब वो आउट ऑफ टाउन अपने इस कारोबार को ले जाना चाहते थे, तो वो वत्स सर से डिटेल में बातचीत करते थे, उनको पूरी डिटेल बताते थे। जबकि पंडित जी को बहुत नॉलेज थी दोस्तों, और वो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और इसकी बड़ी गहराई थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सिस्टम आरसी में डेवलप किया। उनको पूछने की जरूरत नहीं होती थी, बट वो फिर भी पूछते थे, तो उनकी महानता ये दर्शाती है। कभी भी क्रॉस ज्वाइनिंग को लेकर के वो सर से उन्होंने बहुत बार डिस्कस किया, और मतलब बहुत अच्छे से चीजों को समझ के काम करते थे। एडिफिकेशन ऑफ अपलाइन, हमेशा अपलाइन की वो एडिफिकेशन करते थे, उनको एडिफाई करते थे। उनका मंथली काउंसलिंग के ऊपर बड़ा विशेष फोकस हुआ करता था कि हर महीने काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट बाय वर्ड एंड बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कमाल की थी, जो उनके जो शब्द थे वो कमाल के थे। और वो उन्होंने अपनी ऑडियो वीडियो में बाय नेम ये बताया है, अपलाइन का रिगार्ड किया है, उस स्टेशन के बारे में बताया है, क्रॉस लाइन के लीडर्स का रिगार्ड किया है। तो ये सारी चीजें उनमें बहुत सारी खूबियां थी। और अब बात करते हैं अपलाइन के रूप में भी पंडित जी एज ए अपलाइन कैसे थे। दोस्तों, अगर हम अपलाइन की बात करें, तो अपलाइन में सबसे अच्छी अगर कोई इंसान उनको एज ए अपलाइन बता सकता है, तो वो आदरणीय ज्ञानचंद गर्ग जी हैं। गर्ग साहब की अपलाइन सतीश पंडित जी थे। पंडित जी ने गर्ग साहब को ज्वाइन करवाया, दोनों दोस्त थे, और गर्ग साहब एक बहुत बड़े नेशनल लीडर है, बहुत एजुकेशन ज्ञान का भंडार है, नाम से ही नाम ही ज्ञान है। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को ज्वाइन करवाना वो भी मतलब बहुत टफ काम है। और सतीश पंडित जी को डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने ज्वाइन करवाया, तो पंडित जी जैसे व्यक्ति को ज्वाइन करवाना और उन वर्किंग करवाना, और पंडित जी द्वारा ज्ञानचंद गर्ग सर को ज्वाइन करवाना और उनसे वर्किंग करवाना, बहुत इसके लिए बहुत बड़ा दिल, बहुत नॉलेज, बहुत पैशंस चाहिए, और बहुत पैशन भी चाहिए। तभी इतने बड़े व्यक्ति इस काम को करते हैं। क्योंकि लोग विरोध करते हैं कि ये काम नहीं है, लेकिन ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को से ज्वाइन करवाना, उनसे काम करवाना, ये भी एक अपने आप में कमाल की बात है। और पंडित जी बहुत दिल से काम करते थे, केयरिंग थे, और हमेशा अपनी टीम के बारे में, सामने जो प्रोस्पेक्ट जो जिसको उन्होंने ज्वाइन करवाया उसके बारे में हमेशा सोचा करते थे। उन्होंने उस समय पीयूसी खुलवाए, उस समय आरसीएम के स्टोर को पीयूसी बोला करते थे, आज वो वंडर वर्ल्ड क्विक में कन्वर्ट हो गए हैं। उन्होंने सिस्टम डेवलप किए, वीकली मीटिंग, डीटीडब्ल्यू, एलडीपी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, ये सारे पंडित जी और श्री ज्ञानचंद गर्ग जी ने बहुत अच्छे से डिजाइन किया इन चीजों को। और पंडित जी के जाने के बाद सारा का सारा जो टीम का बर्डन था वो आदरणीय श्री ज्ञानचंद गर्ग जी पे आया, और उन्होंने उसको बहुत बखूबी निभाया, और आज भी निभा रहे हैं दोस्तों। एजुकेशन के मामले में ज्ञान जी भी मतलब पंडित जी के बराबर ही हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली पंडित जी को कभी देखा नहीं, लेकिन हम आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी की एजुकेशन के माध्यम से पंडित जी की हमें एजुकेशन मिल जाती है। तो देखिए, ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में बहुत बड़ी चीज है कि लोग सिक्योरिटी के लिए आते हैं, और सिक्योरिटी के बाद वो सिक्योरिटी के लिए तो आते हैं, लेकिन कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए तो हम कैसे उन चीजों को मैनेज करें, वो आदरणीय ज्ञानचंद गर्ग जी बहुत अच्छे से उस चीज को बताते हैं कि हमें खुद सीखना है और अपनी टीम को मैनेज करना, खुद मैनेज करना है। अब हम पंडित जी के क्रॉस लाइन के बारे में समझते हैं। एक आइडियल क्रॉस लाइन थे, वर्क फॉर पॉजिटिव इन्वायरमेंट, कि वो एक माहौल बने, माहौल का बिजनेस, ये माहौल का काम है, ये माहौल का सारा मिशन है। मीटिंग इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, डीटीडब्ल्यू इन अहमदाबाद एंड भीलवाड़ा। दोस्तों, ये पंडित जी का जो टेरिटरी हुआ करती थी, जहां उनका काम करने का जो अपना फील्ड था, वो था चंडीगढ़ और उत्तरांचल, देहरादून। लेकिन वो फिर भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, डीटीडब्ल्यू, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, ये हर जगह क्या करते थे, क्योंकि वो क्रॉस लाइन को भी अपना
गुरु भाई मानते थे। उनका मानना था कि उन्होंने एक नई टर्म दी थी कि क्रॉस लाइन जो लीडर्स है हमारे गुरु भाई हैं, और हम मिलकर के काम करेंगे तो एक माहौल बनेगा, माहौल बनेगा तो सबको अचीवमेंट मिलेगी, ऐसा पंडित जी का मानना था। कि वो हमेशा अपनी क्रॉस लीडर्स को बहुत एडिफाई करते थे और उनके प्रोस्पेक्ट के सामने करते थे। वो एक बड़ी अच्छी पंडित जी में बहुत खासियत थी कि उनके प्रोस्पेक्ट के सामने उनकी लीडर्स की एडिफाई करना, ये बड़ी बात थी। और वो उन्होंने एक नया कल्चर शुरू किया आरसीएम में कि वो क्रॉस लाइन से भी अपने स्टेशन पे चंडीगढ़, देहरादून में मीटिंग लिया करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, 2002 से 2005 की बात है दोस्तों। उस समय के एनवायरनमेंट और उस समय की सोच के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी चीजें थी। और वो हमेशा रिस्पेक्ट दिया करते थे। आदरणीय एस.त्री जी, बलवान दीक्षित जी, राकेश शर्मा जी, उनकी क्रॉस लाइन थी, उनको हमेशा रिस्पेक्ट दिया करते थे। और पंडित जी का ये मानना था कि हमारे बिजनेस जो रिलेशनशिप है वो केवल मीटिंग तक रहनी चाहिए, मीटिंग के बाहर हमारे रिलेशन नहीं रहने चाहिए। ये हमारे कार्डिनल रूल्स भी हमें सिखाते हैं। और नेवर डिस्कस देर, अपना बिजनेस उनसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। तो हमें ये भी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और कमल पंडित जी जो पहले करते थे उसके बाद वो बोलते थे, वो पहले बोलते थे फिर करते थे, ये नहीं करते थे वो पहले जिस चीज को कर लेते थे उसी के बाद बोलते थे। तो ये भी उनकी बहुत शानदार, बहुत गुण था उनके अंदर। नेवर एंड एवर क्रिटिसाइज अपलाइन एंड कंपनी, कभी भी अपलाइन को और कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों माँ के बराबर होते हैं। और माँ अपने बच्चों का लालन पालन किसी देश भावना से नहीं करते हैं। तो वो उनका इस तरह का मानना था। वो एक उनके पास हमेशा एक बैग रहता था जिसमें किताबों से भरा पड़ा होता था, कि किताबें, टेप, ये हमेशा उनके साथ रहती थी। गर्ग साहब बहुत बार बोला करते थे कि मैं पंडित जी का जो बैग होता था उसको बहुत बार कुछ उनका वजन कम करवाता था, क्योंकि उनसे किताबें लेते थे। किताबें, सीडी, बुक्स, जो जो भी टेप्स वगैरह जो जो भी उनके पास अवेलेबल होती थी। तो क्योंकि गर्ग साहब को भी पढ़ने का बहुत शौक है और पंडित जी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। तो दोनों के विचार भी मिलते थे और दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति थे, व्यक्ति थे। तो इस करके वो किताबें बहुत पढ़ते थे दोनों लोग। और पंडित जी के पास हमेशा व्हाइट पेपर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब अपना साथ होता था। भी कब ना जाने कहाँ होम मीटिंग या कोई मीटिंग करनी पड़े तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। और कुछ प्रोडक्ट्स उनके पास हमेशा रहते थे ताकि वो उसको दिखा पाए, उनको यूज करवा पाए। गुड लर्नर एंड गुड टीचर, पंडित जी जब सीखते थे तो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट की तरह होते थे, और जब सिखाते थे तो एक मेंटर, एक टीचर की तरह। वो एक बहुत अच्छे मेंटर, एक गुरु थे। उनके रूम पे किताबें ही किताबें रहती थी, सारा जो रूम है उनका किताबों से भरा पड़ा रहता था। कोठारी सर, बीसी सर की टेप सैकड़ों बार उन्होंने सुनी। पंडित जी सुनने में बड़ा विश्वास रखते थे, वो हर चीज को बहुत ध्यान से सुनते थे। और उसके बाद जब वो सिखाते थे तो बहुत अद्भुत तरीके से वो सिखाते थे। उनमें अगले लेवल के लिए एक दीवानगी थी। रॉयल्टी उन्होंने 90 डेज में अचीव कर ली थी, लेकिन टेक्निकल के लिए थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन रहती है। लेकिन दीवानगी थी उनकी हर समय। बहुत पैशनेट होकर के काम करते थे। वो एक बहुत अमेजिंग स्पीकर भी थे। परफेक्ट स्टार्टिंग एंड एंडिंग, टाइम के पंक्चुअल थे। जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो कर दी, जो टाइम दे दिया उससे पहले ही पहुंचना, उससे लेट वो कभी नहीं पहुंचे। और हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया करते थे। उनको बहुत सारे विषयों का ज्ञान था, बहुत सब्जेक्ट्स के ऊपर उनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज थी। और वो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी बनाते थे कल्चर, जो अपने ऑडियंस है उनकी कल्चर के साथ, उनकी लैंग्वेज के साथ बड़ी जल्दी कनेक्टिविटी बनाते थे, तभी वो लोगों के दिलों पे राज करते थे। जैसे नांदेड़ जाना तो वहाँ के सारे जो भी चीजें हैं उसके बारे में बातचीत करना, नांदेड़ के गुरुद्वारे के बारे में बातचीत करना, उसको पंजाब से रिलेट करना, वो पंडित जी को बखूबी आता था। उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। चंडीगढ़ हिल स्टेशन में जाना, मुंबई में जाना, महाराष्ट्र में जाना, तो कनेक्टिविटी बहुत उनकी सुपर थी। कनेक्टिविटी बहुत जल्दी बनाते थे। मास्टर इन मास्टर ऑफ सेरेमनी,
ही ऑलवेज न्यू हिज रोल। वो हमेशा अपने रोल को जानते थे, उनको पता था कि मुझे इस समय क्या करना है। उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टेज पे कमाल की, एडिफिकेशन ऑफ अपकमिंग स्पीकर्स एंड अचीवर। वो इतनी अच्छी भूमिका बनाते थे जो आने वाले अचीवर्स और लीडर्स थे। मतलब लोग इतना उत्साहित, उनको सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती थी कि क्या कमाल की, क्या शानदार पर्सनैलिटी जो लीडर अचीवर हैं आ रहे हैं। तो वो बड़ा मतलब उस माहौल को बनाती थी, एक अच्छा माहौल बनाती थी। और वोट फॉर थैंक्स हमेशा वो धन्यवादी रहते थे हर चीज के लिए। इवन यहाँ तक कि जिस ऑडिटोरियम में वो प्रोग्राम हो रहा है उसको किन लोगों ने बनाया है उनका तक भी वो धन्यवाद किया करते थे। दोस्तों बहुत शानदार उनमें एक ग्रेटिट्यूड की भावना थी, और ये हम सभी में भी होनी चाहिए। टॉप प्रायोरिटी आरसीएम। सतीश पंडित जी का के लिए सब कुछ आरसीएम था। आरसीएम उनके लिए भगवान से कम भी नहीं था। सभी महान व्यक्तियों से उनके मित्र, परिवार, समाज सदा ही नाराज रहे हैं। जब तक वो कामयाब नहीं हुए हैं तब तक नाराज रहे हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, जब वो खेला करते थे, तो वो घंटों भर उसी में ही रहते थे। बहुत लोग बुलाते थे, नहीं जा पाते थे। बहुत लोग आपसे भी नाराज होंगे जब आप इस महान व्यक्तियों की श्रेणी में आना शुरू हो जाएंगे। आदरणीय टीसी सर से भी पहले बहुत लोग नाराज रहते थे कि हमारे फंक्शन में नहीं आते हैं, हमसे मिलते नहीं हैं। लेकिन जब आदमी का एक फोकस्ड होता है, उसका कोई बहुत बड़ा गोल होता है लाइफ में, तो बहुत लोग उससे उनसे नाराज रहते हैं। आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, सतीश पंडित जी इसी कैटेगरी में आते हैं। ज्ञानचंद गर्ग जी भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और ये दोस्तों आप हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत मेहनत करनी है। दुनिया में रह करके मेहनत करनी है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल करके, क्योंकि गोल बहुत बड़ा होता है, तभी आदमी महान बनता है। कुछ समय के लिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन हर समय के लिए नाराजगी नहीं रहती है। सतीश पंडित जी की एक बहुत शानदार कविता है, आराम कर, अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पे ये एहसान करे। आराम कर मतलब काम कर। पंडित जी ने इसे कहा है कि अपनी राह खुद ही तू आसान कर। यदि काम करोगे तो अपनी राह खुद ही आसान करोगे। खुदा के लिए खुद पे ये एहसान कर, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए अपने ऊपर एहसान कर लो। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को परेशान कर। तू जिसे चाहता है, जो आपकी मंजिल, जो आपका टारगेट है, आप उसको नहीं चाहते हो, ये एक झूठ है, फ्रेब है। इससे खुद को ना परेशान कर, क्योंकि आप उस तरह का, उस पैशन से काम ही नहीं कर रहे हैं जो आपका टारगेट है। एक चाहत, एक मकसद, एक जनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। आपका एक चाहत, एक मकसद, एक जनून होना चाहिए। बस वही आपके दिल में मेहमान का होना चाहिए। वही आपका जो गोल, आपका टारगेट है, बस आपको वही दिखना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। आरसी में कामयाब होने के लिए आपको, या अपने किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको, इश्क मतलब जो भी आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। जो आपका मिशन है, जो आपका गोल है, ये आपसे कदम कदम पे कुर्बानियां मांगेगा। कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए जो लोग आपको जलील करेंगे, आपको ना जाने क्या क्या कहेंगे, ये कुछ समय के लिए कुछ कुर्बानियां देनी होगी। छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी होगी दोस्तों, तभी आदमी महान व्यक्ति बनता है, तभी बड़ी कामयाबी पे जाता है। तो कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, आराम कर मतलब काम कर। बस काम करते रहोगे, ये चीजें आती रहेगी। आराम तलबी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। आराम तलबी, इसे बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ऐसा उनका कहना है। इस के माध्यम से हर दिल अजीजी छोड़ दे, आपको सब लोग प्यार करें, इस चीज से बाहर निकलिए। क्योंकि अगर आप सबको खुश लगे करने, तो फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। ये सब चीजें छोड़ दे, हो सके एक काम कर, हो सके तो काम कर। इन चीजों को छोड़ करके बाहर निकलो।
और अपने काम, अपने जो भी आपका फोकस है, जो आपके टारगेट है, उसके ऊपर काम करो। राह में उसकी अगर है मुश्किलें, तो तेज चलकर जाकर वहीं आराम कर। अगर आपको लगता है कि आपकी राह में बहुत सारी मुश्किलें हैं, तो अपनी स्पीड बढ़ा दें और वहीं जाकर के आपको आराम करना है। मतलब अपने गोल को अचीव करने के बाद ही आपको आराम करना है। हर लम्हा जिसको कहता है तू जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। हर पल जिसको आप अपना जीवन कहते हैं, तो अपने टारगेट, अपने गोल, अपने मिशन, अपने पैशन की जिंदगी के हर पल को उसके उसके नाम कर दे और काम कर। तो पंडित जी की ये जो कविता है, ये बहुत प्रेरणादायक है और बहुत हम लोगों में एक एक्साइटमेंट पैदा करती है। सतीश पंडित जी क्या करते हैं कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म पैदा होती है। आराम से इस जीवन में आपको बहुत आसानी से नहीं मिलने वाला कुछ भी, आपको मेहनत करनी होगी और कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। जब सृजन होता है किसी चीज का, तो दर्द होता है। अगर वैसे ही आपको कामयाब होना है, आपका सृजन होना है, तो दर्द तो होगा। पंडित जी की इस छोटी सी जर्नी, 2 साल 10 महीने की छोटी सी जर्नी डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में एक बहुत बड़े मैसेज के रूप में हम सबको मिला है। उनकी कमिटमेंट, उनकी डेडिकेशन, उनका सिस्टम फॉलो करना, ये दर्शाता है कि एक छोटे से वक्त में भी इंसान बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। और आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।